मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैयबुर राणा से एनआईए की पूछताछ आज दूसरे दिन भी जारी है। आतंकी तैयबुर राणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक तैयबुर राणा से उत्तर प्रदेश के हापुड़, आगरा और दिल्ली वाले एक लोकेशन के बारे में भी पूछताछ होगी। आतंकी के मुताबिक तैयबुर राणा अपनी पत्नी के साथ आकर इस इलाके में ठहरा था और इस दौरान उसने कई अन्य लोकेशन की रेकी की थी। जांच एजेंसी एनआईए की टीम आने वाले कुछ दिनों में तैयबुर राणा को लेकर कई लोकेशन की पहचान करवाने लेकर जा सकती है। खास बात यह है कि मुंबई हमले से ठीक पहले 13 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच तैयबुर राणा ने भारत का दौरा किया था। जांच एजेंसी ये भी पता लगाएगी कि हापुड़ और आगरा में जिस महिला को उसने पत्नी बताया था, क्या वो महिला थी वास्तव में उसकी पत्नी थी या कोई और संदिग्ध महिला। मुंबई हमले से पहले इटली पाकिस्तानी सेना अधिकारी मेजर इकबाल साजिद और तैयबुर राणा ने डेनमार्क में हमला करने के लिए ऑपरेशन मिकी माउस प्रोजेक्ट की साजिश रची थी। राणा से दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक आतंकी तैयबुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच करीब 231 बार फोन पर बातचीत हुई थी। जांच एजेंसी एनआईए की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है। 231 कॉल डिटेल्स के बारे में तैयबुर राणा से पूछताछ होगी। जांच एजेंसी एनआईए हेडली और तैयबुर राणा के बीच हुई बातचीत का मकसद और उससे जुड़े मामले पर पूछताछ करेगी। करने के लिए हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, तैयबुर राणा से जो आज दूसरे दिन की जो पूछताछ चल रही है, उस पूछताछ के दौरान में जो हापुड़ के बारे में उससे पूछताछ की गई है। हालांकि देखिए, आज उसके पूछताछ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में उसे उसकी जो व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं, जो तैयबुर राणा किस तरह से पढ़ाई करता था, उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं और उसके दोस्त कौन कौन हैं, किस तरह से वो एक अच्छे एक पढ़ने लिखने वाले जो एक स्टूडेंट के तौर पर शुरुआती तौर पर रहा, लेकिन बाद में वो आतंकी गतिविधियों में घुस गया। तो इन तमाम मसलों पर जो एक आम बोलचाल की भाषा में उससे शुरुआती दौर की पूछताछ की जा रही है और हमारे सूत्र बताते हैं कि ये सब सवाल का जवाब भी वो आसानी से दे रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज दूसरा दिन है और इसी पूछताछ के दौरान में जांच एजेंसी के द्वारा उससे जो कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल किए जा रहे हैं, तो उसमें जब वो भारत आया था और खास तौर पर मुंबई हमला के पहले वो राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों का रेकी किया था, जिसमें कि आगरा और हापुड़ भी शामिल है। तो हापुड़ में जिस महिला के साथ में वो रह रहा था, उस वक्त में उसने बताया था कि वो उसकी पत्नी है। तो जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि क्या वो महिला उसकी पत्नी थी या कोई और संदिग्ध आतंकी थी। तो उसके बारे में भी जानकारी जुटाया जा रहा है कि वो महिला आखिर थी कौन, जिसको वो अपनी पत्नी बता करके कई जगहों पर रहा था। और यहाँ तक कि चाहे आगरा की बात करें, हापुड़ की बात करें या राजधानी दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से उससे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ की जो कार्रवाई है, अभी थोड़ी देर पहले ही तमाम जो प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि आज पूछताछ का दूसरा दिन है, लेकिन आने वाले दिनों में उससे विस्तार से जब पूछताछ की जाएगी तो तमाम जो प्रक्रियाओं को वीडियो रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और जिससे कि कोर्ट में उन तमाम बयानों को एक आधार बनाते हुए आगे चार्जशीट भी उसको दाखिल किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है तैयबुर राणा से मुंबई हमले से पहले किस तरह से उसने रेकी किया था, किस तरह से वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ, इन तमाम मसलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जी। तो शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और लालजी टंडन की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं जो पहुंचे हैं वहां पर। लालजी टंडन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, लालजी टंडन की जयंती है आज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप देख रहे हैं, वो पहुंचे हैं वहां पर। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
तो लालजी टंडन की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, मंच पर वहां मौजूद हैं। सीएम योगी ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है। लालजी टंडन की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है लखनऊ में। संस्थागत संवैधानिक प्रमुख के नाते उत्तरदायित्व वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी। उनकी 3 पीढ़ियों से माननीय टंडन जी का जीवंत संबंध उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण भी आज भी इस अवसर पर हमारे मौके पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय टंडन जी दोनों एक साथ लोकसभा के सदस्य रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र के लिए काम करना, पीढ़ियों से काम करना, ये इस सदाशयता की राजनीति का प्रतिबिंब है। तो लालजी टंडन की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की आज जयंती है। सीएम योगी ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आज के इस अवसर पर यहाँ पर पधारने पर व्यक्त करने की कृपा करें। अमित भैया, आज का विषय ज्यादा बोलने का नहीं है। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकाल पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की आज जयंती है हमारे बीच में और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राणा सांगा की जयंती पर आगरा में करणी सेना बड़ा आयोजन करने वाली है, जिसको देखते हुए आगरा पुलिस अलर्ट है। करणी सेना की ओर से राणा सांगा की जयंती पर बड़े आयोजन का ऐलान किया गया है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने चेतावनी दी है कि अगर शाम 5 बजे तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सांसद रामजीलाल सुमन के आवास की ओर कूच किया जाएगा। राज शेखावत ने कहा कि अभद्र टिप्पणी करने वालों के घर में घुसकर हड्डी कुटाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले करणी सेना ने 26 मार्च को रामजीलाल सुमन के घर पर हल्ला बोला था। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि इस बार करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए 8 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ सहित पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें ये सम्मेलन जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के जो रामजीलाल सुमन है, उन्होंने राणा सांगा को लेकर एक अभद्र बयान दिया था। उनके मानने वालों को उन्होंने गद्दार कहा था। उसको लेकर जब से करणी सेना और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है। आज यहाँ घड़ीरामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर क्षत्रिय लोग हैं उनका भी आना यहाँ शुरू हो चुका है। लगभग 12 बजे ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस ने 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ से लेकर रामजीलाल सुमन के घर तक अगर बात की जाए तो हर जो जाने वाला रास्ता है उस पर नाकाबंदी भी पुलिस ने की है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी यहाँ पर नजर रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो बयानबाजी हुई है उसके बाद 26 मार्च को भी उपेंद्र राणा जो करणी सेना के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी उग्र आंदोलन रामजीलाल सुमन के घर के बाहर किया था। अब ये जो है इनकी मांग है करणी सेना की कि शाम 5 बजे तक जो भी उस आंदोलन में शामिल उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए और रामजीलाल सुमन माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम उग्र आंदोलन पर उतारू होंगे। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन हो रहा है। लखनऊ के पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सदैव
लालजी टंडन जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर टंडन जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, टंडन परिवार से जुड़े हुए श्री सुबोध टंडन जी, अमित टंडन जी और टंडन जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे, हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहां के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहां पर थी वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह
उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, चाहे वह भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश में, या फिर पटना में रहे हो, बिहार में, दोनों स्थानों पर रह करके उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां के कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी, प्रत्येक दल के साथ भी बेहतर और मधुर संबंध बना करके अपने उस संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम किया। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर, जब आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय टंडन जी के अकस्मात निधन के कुछ ही समय के बाद उनके पुत्र और प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे अभिन्न सहयोगी रहे से आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी भी नहीं रहे। इसे हम विडंबना कहें या फिर एक विधाता की एक लीला कहें, लेकिन कितनी सहजता के साथ, कितनी सरलता के साथ हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की एक सामर्थ्य अपने पिता के उन गुणों को लेकर के वे आगे बढ़ते रहे। आज वे भी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर से आशुतोष टंडन गोपाल जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और टंडन परिवार को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पार्टी भी और सरकार भी उनके साथ में है, लखनऊ वासी उनके साथ में है। टंडन जी के अनुयायियों की एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी सूची है। उन सभी को टंडन जी से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों के साथ आगे जोड़ करके रखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और स्वर्गीय लालजी टंडन जी को, स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।